हेलो दोस्तों, मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। प्यारे बच्चों, साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल के माध्यम से सबसे पहले हमने राज्य व्यवस्था की सीरीज आरंभ की है। राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में हम भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ऐतिहासिक संवैधानिक विकास की यात्रा में अब तक हम सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट एवं 1813 का चार्टर एक्ट का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सन 1833 का चार्टर अधिनियम पर चर्चा करेंगे। आप लगातार स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल पर आ रहे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान शब्दों में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकूं। यदि अभी तक आपने स्टडी विथ विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें और ज्ञान के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके करें। तो आइए आज का हम चैप्टर देखते हैं, सन 1833 का चार्टर एक्ट। जब पिछले वीडियो में हमने सन 1813 के चार्टर एक्ट का अध्ययन किया था तो हमने जो महत्वपूर्ण बातें देखी थी उसको मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने देखा था कि 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियां भारत में आना प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया था, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में शुरू हो गया। साथ ही उन्होंने भारतीयों से यह कहा कि यदि आप अपना धर्म परिवर्तित करते हो तो आपको पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने देखा था कि यह भी प्रावधान किया गया था कि 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, यानी भारतीय लोगों को शिक्षा देने के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बरकरार रखा था। साथ ही वे तमाम प्रावधान हमने विस्तार से पढ़े थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम 1833 का चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट
के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना एक छोटा सा द्वीप है जो समुद्र से यात्रा करने पर भारत और ब्रिटेन के बीच में आता है। यानी कि जब भारत से लोग आते हैं, ब्रिटेन से लोग भारत आते हैं और भारत से ब्रिटेन लोग जाते हैं, तो सेंट हेलेना नामक द्वीप पर वे रुककर विश्राम करते हैं, अपना खान पान करते हैं। और सेंट हेलेना द्वीप पर ईस्ट इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया था। उस दृष्टि से भी इसे सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। हमने देखा था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष के लिए और लाइसेंस दिया गया था। यानी कि उसका जो लाइसेंस था वो 20 वर्षों में के लिए और भी बढ़ा दिया गया था। तो 1813 से 1833 में 20 वर्ष हो गए हैं पूरे। और अब फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए ब्रिटिश संसद पहुंची है। तो 1833 का एक्ट क्यों आया, हम इसको देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्ष का समय पूरा हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के पास गई। इसके पहले सन 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था। केवल चीन और चाइना तक ही उसके एकाधिकार को सीमित कर दिया था। ऐसे हालातों में कंपनी के शासन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई एक्ट पारित किए। सन 1814 में एक एक्ट आया, उसके बाद 1823 में, उसके बाद 1829 में। यानी कि सन 1813 से 1833 के बीच में 3 एक्ट और आए, सन 1814, 1823 और 1829। किंतु ये तीनों ही एक्ट जो है वो अपने उद्देश्यों में असफल रहे, पूरी तरह से विफल रहे। और इन एक्टों की विफलता के कारण भी सन 1833 के चार्टर एक्ट का आना आवश्यक हो गया था। सन 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको अधिनियम कहा जाता है। पहली बार इसे अधिनियम कहा गया। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके माध्यम से केंद्रीय शासन को और अधिक मजबूती प्रदान की गई। या दूसरे शब्दों में कहें कि केंद्रीय शासन की दिशा में यह सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम था। इस 1833 के चार्टर एक्ट से सारी शक्तियां केंद्र में समाहित कर दी गई। तो यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सन 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो केंद्रीय प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए अब हम जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या मुख्य विशेषताएं थी और क्या मुख्य बातें इस 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई। तो आज भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको बिंदुवार समझा सकूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 1833 के चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नामक पद की स्थापना।
सन 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का गवर्नर जनरल पद निर्मित किया गया। 1833 के पूर्व जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आप नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक वही विलियम बेंटिक है जिसने सन 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो हमने देखा कि भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नामक पद निर्मित किया गया। नंबर 2, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परिषद में सदस्य संख्या की वृद्धि। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया उसकी एक काउंसिल बनाई गई और काउंसिल में 4 सदस्य रखे गए। आपको याद होगा कि जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था तब भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य रखे गए थे, किंतु उनमें आपसी विवाद होने के कारण सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पा रहे थे और गवर्नर जनरल जो चाह रहा था वह नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी सदस्य संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी, उसका एक सदस्य कम कर दिया गया था। अब पुनः 1833 का जो चार्टर एक्ट आया है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसकी सदस्य संख्या वापस 4 कर दी गई है। 3 सदस्यों के अतिरिक्त जो चौथा सदस्य है वो कानूनी विशेषज्ञ के रूप में इसमें शामिल किया गया और यह भी हम कह सकते हैं कि यह अस्थायी सदस्य था। जब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई कानून बनाएगा, कोई विधायी कार्य करेगा, तब तब इनकी उपस्थिति रहती थी। और जो चौथा सदस्य था वे थे लॉर्ड मैकाले। आप नाम याद रखिए, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल के चौथे सदस्य थे। नंबर 3, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मजबूती प्रदान की गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाए गए उनको संपूर्ण भारत का क्षेत्र दे दिया गया, साथ ही साथ उनको समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे गए। वे वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की देखरेख करेंगे, संपूर्ण राजस्व व्यवस्था की निगरानी करेंगे और समूचे देश के लिए कानून भी बनाएंगे। जो प्रेसिडेंसियां थी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल की, उनका विलय कर दिया गया और
उनके विलय के साथ ही समस्त क्षेत्र गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया। हमने 1813 का जब अधिनियम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको यह अधिकार दिया गया था कि वे अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। किंतु 1833 से जो चार्टर एक्ट आया उससे गवर्नर से यह अधिकार छीन लिए और यह अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाएगा उसकी स्वीकृति उसे ब्रिटेन की संसद से प्राप्त करना होगी। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंसी के गवर्नर अपना कानून बना रहे थे, गवर्नर जनरल अपना कानून बना रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना कानून बना रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने कानून बना रहे थे और ब्रिटेन की संसद अपना कानून बना रही थी। ऐसे में काफ़ी समय यह स्थिति उत्पन्न होती थी कि कौन सा कानून माना जाए। तो उस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सभी अधिकार दे दिए गए कानून बनाने के लिए और यह कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाएगा उसकी स्वीकृति ब्रिटिश संसद से प्राप्त कर ली जाए ताकि ब्रिटेन की संसद को पता चल जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या कानून बनाए हैं। अगला पॉइंट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। जब 1813 का चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिए थे, किंतु जो चीन एवं चाय का व्यापार था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। किंतु जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो चाय और चीन के व्यापार संबंधी जो बचा कुचा व्यापार था वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार का व्यापार में एकाधिकार नहीं रखेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय एवं चीन से जो व्यापार करने का अधिकार था वो 1833 के अधिनियम से पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका बचा कुचा भी एकाधिकार समाप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब व्यापार करने में किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं रहा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक प्रशासनिक कंपनी के रूप में ही भारत में कार्य करेगी। अगला पॉइंट संभवतः 5वां है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए गए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए नियम कानून बनाएगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि 24 सदस्यीय मंडल था उसे भी 1833 के चार्टर अधिनियम से इस अधिकार से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको यह कहा गया कि अब आप प्रशासनिक क्षेत्र को देखो, अब आप पूरी तरह से प्रशासन को देखो। नेक्स्ट नंबर, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र। सन 1833 के चार्टर अधिनियम से संपूर्ण भारत में अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्षेत्र जीते थे, जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, जिन जिन जमीनों का उसने अधिग्रहण किया था, अब वह पूरी तरह से भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र कहलाने लगी। सन 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार इन क्षेत्र को ब्रिटिश
भारतीय क्षेत्र कहा गया, उनको कॉलोनी के रूप में परिभाषित किया। साथ ही साथ अंग्रेजों को यह अधिकार दिए गए कि अब आप जाकर भारत में रह सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप भारत में जाएं, वहाँ की ज़मीन खरीदें, आप अपना व्यवसाय करें, यानी कि हर प्रकार की उनको आज़ादी दे दी गई। कोई भी ब्रिटेन से नागरिक आ सकता है, वह व्यापार कर सकता है, भारत में रह सकता है, निवास कर सकता है, भारत में ज़मीन खरीद सकता है, उद्योग धंधे खोल सकता है। समस्त अधिकार 1833 के अधिनियम से इन ब्रिटिश निवासियों को दे दिए गए। अगला जो पॉइंट है 7वां, विधि आयोग की स्थापना। सन 1833 के चार्टर अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में एक विधि आयोग, कानून आयोग की स्थापना की गई। इस विधि आयोग को यह कार्य दिया गया कि क्योंकि अब सभी ब्रिटेन के लोग भारत में अपनी इच्छा अनुसार आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो जब ये भारत में बसेंगे तो इनके लिए भारतीय कानूनों को जानना आवश्यक है। तो विधि आयोग सन 1834 में बनाया गया और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष श्री लॉर्ड मैकाले जो हमने ऊपर नाम पढ़ा है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल होने वाले चौथे सदस्य, वही लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने विधि आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया। उन्हें इस लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया और उन्हें कार्य दिया गया कि भारत में जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, कानून प्रचलित हैं, चाहे वह शादी संबंधी हो, विवाह संबंधी हो या अन्य सभी रीति रिवाज, उन सबको एकत्रित करके आप एक संहिता तैयार करो, आप एक संहिता बनाओ और उसे कानूनी रूप प्रदान करो, यानी कि समूचे रीति रिवाज, परंपराओं, प्रथाओं, चाहे वो विवाह संबंधी हो, त्यौहार संबंधी हो, जो भी हो, आप उनको सबको एक क्रमबद्ध रूप से संहिता के रूप में तैयार करो और ताकि किसी को भी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो 1833 से विधि आयोग की स्थापना की गई। अगला जो पॉइंट है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1833 के चार्टर अधिनियम से सिविल सर्विस के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। सन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से पहली बार जितने भी कर्मचारी हैं उनके चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने का प्रयास किया गया। आप इस शब्द को समझिए, प्रयास किया गया, कोशिश की गई ना। प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में जो भी पदों पर नियुक्ति होना है उनके लिए सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित की जाए और इस परीक्षा में किसी के साथ भी धर्म, जाति, भाषा, रंग, रूप, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। हम वर्तमान भारतीय संविधान की बात करें तो जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 15
यही सब कहता है धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 15 है वर्तमान, वही सन 1833 के चार्टर अधिनियम में जोड़ा गया था। जो 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87, धारा 87 में यह उल्लेखित किया गया था कि कोई भी भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में भाग ले सकता है और योग्यता अनुसार चयनित हो सकता है। यानी कि जो हमारा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है, कहीं ना कहीं उसका अभाव भी 1833 के चार्टर अधिनियम में दिया गया था। यह एक प्रयास था क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आप याद रखिएगा कि इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। इस सैद्धांतिक तौर पर उल्लेखित जरूर किया गया, किंतु इसका क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हुआ। फिर अगला जो पॉइंट है, दास प्रथा का अंत। सन 1833 के चार्टर अधिनियम से दास प्रथा का अंत कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भारत में सल्तनत काल से दास प्रथा चली आ रही थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा सन 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे कानून का उल्लंघन माना गया। तो ये सभी मुख्य मुख्य बातें 1833 के चार्टर अधिनियम में दी गई है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वह बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में। 1833 के चार्टर अधिनियम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल को 4 सदस्य बनाया गया। विधि आयोग की स्थापना की गई। दास प्रथा का अंत किया गया। सिविल सर्विस हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन एवं चाइना के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। ये तमाम मुख्य मुख्य बातें सन 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में हमने पढ़ी हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए और अनुमति प्रदान की गई। 1833 के चार्टर अधिनियम से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का लाइसेंस और बढ़ाया गया। उसके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया। उसे और 20 वर्षों तक भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम सन 1853 इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सन 1853 के चार्टर अधिनियम का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सभी जानकारी 1833 के चार्टर अधिनियम की दे सकूं आसान से आसान शब्दों में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं उसका प्रचार प्रसार करना आपका भी कार्य है। तो आप मुझे अपना सहयोग प्रदान करें इस
वीडियो को शेयर करके, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। जय हिंद, जय भारत। पॉज बटन।